दोस्तों सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं आपके बीच बहुत ही अच्छी कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है जीवन साथी। और बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए दोस्तों मैं सुनाती हूँ। प्रियंका कैलेंडर देखते हुए 3 दिन बाकी है जनाब सालगिरह के। अभी अब है जैसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। 1 साल होने वाले हैं शादी को और यह रोमांस करने की आदत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। प्रियंका ने उनके हाथ कमर से छुड़ाते हुए कहा, अजी आपका सौंदर्य तो और दिनों दिन आसमान पे चढ़ता ही जा रहा है। फिर हमारी नादानियाँ तो बढ़ती ही और उसे ज़्यादा जकड़ लेता है। अरे छोड़ो भी, यह बताओ क्या गिफ्ट देंगे? सालगिरह पर बड़ा सरप्राइज है, टाइम पर बताऊंगा। अच्छा जी चलो टाइम पर ही देखते हैं। और यह चैन तुम गले में कब तक पहनती रहोगी? अभी तो मंगलसूत्र आ गया है इसकी जगह। अरे तुमको इससे क्या, ये हमारे प्यार की निशानी है। अरे दिखाओ तो खोल कर, फोटो वही है या लॉकेट में या बदल दी? खोल कर देखते हुए, अरे यह तो वही है, बदल दो या अब इन तस्वीरों को शादीशुदा वाली लगा लो। नहीं लगाऊंगी। इसे देखते ही मुझे हमारी शादी से पहले वाले रोमांस वाले दिन याद आ जाते हैं और मेरा वही नटखट अब है भी बड़ा सुकून मिलता है इस फोटो को देखकर। यह तो मेरा गुरूर है। इस चैन को तो मैं जिंदगी भर उतारूं। ठीक है मेरी अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रियंका तभी किचन में आवाज़ आती है। अरे छोड़ो माँ जी, आवाज़ लगा रही हैं और छुड़ा कर वह भाग जाती है। कह रहे गई थी कि अभय को काम के लिए देर हो जाएगी, उसका लंच पैक कर दें और तुम्हें भी तो आज जल्दी जाना है काम पर। अरे मैं तो भूल ही गया और टिफ़िन पैक करने लगी। आज प्रियंका और अभय की शादी की सालगिरह है। प्रियंका काम से जल्दी वापस आ गई थी। उसने भी अभय के लिए सरप्राइज प्लान बना रखा था। आज वह बहुत खुश थी। अभय ने दुनिया भर की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थी। वह घर सजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पूरा घर सजावट से जगमगा रहा था। अभय और संबंधियों का इंतजार था। कान में ईयरफोन लगाकर सजावट में काम में इतना बिजी हो गई कि वह कि आसपास के क्या हो रहा है उसकी भी सुध नहीं थी। उसे काम निपटा कर रेस्ट करने के लिए धड़ाम से सोफे पे बैठी और सोचने लगी, अम्मा जी के बाजार से आने से पहले ही तैयार हो लेती हूँ, नहीं तो फालतू की चिक चिक करेगी। टीवी चलाकर न्यूज़ चैनल लगाया और यह क्या बस दहशत भरी खबर। शहर के नज़दीक वाले सबसे बड़े बांध पर किसी ने बम लगा दिया और बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। पानी आसपास के क्षेत्र में बड़ी तेजी से फैल रहा था। वो किसी अनजान डर से सहम गई। उसके हाथ कांप फूल गए। वो भागी भागी छत पर गई। लोगों में दहशत मची हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग मकान की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़े हुए थे। वह भाग के नीचे गई। टीवी में बोला जा रहा था कि पानी उसके शहर के अंदर प्रवेश कर रहा और जल्दी से पूरे शहर को कवर कर लेगा। और तभी बिजली चली गई। उनका फ़ोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट भी ठप था। उसे अभय और अम्मा जी की फिक्र सता रही थी। वह भागी भागी बाहर गई। आनन फानन में उसे कुछ सुकून नहीं रहा। उसने दूर से देखा 15 फुट की ऊंचाई वाला जल दैत्य उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही क्षण उसको अपनी खामोशी आगोश में लेते हुआ वह दैत्य सब कुछ समेटता हुआ सबको निगल रहा था। प्रियंका की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक ऊंचे स्थान पर भीगी हालत में पाया। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे और एक औरत उसके पेट से पानी निकाल रही थी। उसकी आंखों में अब भी यही वह दृश्य था, वही ध्वस्त होता परवेश दिखाई दे रहा था। उसके कानों में अभी भी में लोगों का वही कुंदन, वही चित्कार की ध्वनि गुंजमान थी। अचानक वह सन्न से खड़ी हुई
और अभय अभय अम्मा अम्मा चिल्लाने लगी। तभी वहाँ खड़े लोगों ने उनको संभालने की शांति रखो। यह एक रेस्क्यू टीम थी और ये कोई हिल स्टेशन जैसा क्षेत्र प्रतीत हो रहा था। यहाँ सिर्फ विलाप और रुदन की ध्वनियाँ ही संपूर्ण वातावरण में गूंज रही थी। आधुनिक सभ्यता के शोर का लेस मात्र भी यही आता पता न था। बस एक हेलीकॉप्टर था जो बार बार वहां से आता जाता रहा और कपड़ों और भोजन का पार्सल नीचे फेंकता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मनुष्य के सभ्य होने या नागरिककरण की शुरुआत से पहले का समय हो। टीम के एक सदस्य ने बताया कि देखो, यहाँ तुम्हारे ही जैसे असंख्य लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग नंगे बदन जमीन पर लेटे थे। उनके पेट में प्लेट रखी गई ताकि जायज लेने वाले हेलीकॉप्टर में बैठी टीम के सदस्य उनके खाने की ज़रूरतों के बारे में समझ पाए। उनने लोगों के चित्कारी भरी आवाज़ें सुनी। अरे यह कैसी नई दर्दनाक दुनिया थी। ना किसी के पास अपने प्रियजनों की फ़ोटो थी जिससे कि उन्हें ढूंढा जा सके, ना किसी के पास मोबाइल फ़ोन या ना इंटरनेट, ना डॉक तार की कोई सुविधा। सारा कुछ इस त्रिशदी से छिन्न भिन्न हो गया था। अचानक उसे अपने गले में पड़ी चैन याद आई। उसने देखा वह सुरक्षित थी। उसने उसके लॉकेट को खोलकर देखा। तस्वीर अभी भी सही सलामत थी। तस्वीर देखकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। घायल हिरनी की भांति अभय अभय करते हुए भाग भाग कर शिविर के एक एक व्यक्ति का मुंह उठा उठा कर देखने लगी। उसके सीने में एक हुंक सी उड़ रही थी। बचाव टीम उबले हुए चावल बांट रहे थे। लोग अपनी भूख शांत करने के खातिर उन चावलों के ऊपर कुत्तों की भांति टूटने लगे। अरे ये जिंदगी, तुझे ऐसे भी जीना पड़ेगा। उसके मुख से एक ठंडी सांस निकल गई। जब से अभय उसके जीवन में आया तो उसके बिना जीने की उसने कभी कल्पना भी ना की थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने उसकी त्रिशदी से प्रभावित अन्य शहरों के लोगों द्वारा दान किए गए कपड़ों की एक जोड़ी दी। वह जेंट्स कपड़े थे। वह समय था जहां कपड़े का संरचना मायने नहीं रखती थी। स्त्री पुरुष बिना किसी ओट या आड़ के अपने कपड़े बदल रहे थे। यहाँ वासना किसी की आंखों में तो क्या किसी के हृदय तक में भी ना थी। यह आपदा सभी व्यसनों को भी अपने साथ ले गई थी। उसने भी ऐसे ही सबके सामने बदल ली कपड़े। उसने टीम को अभय की फ़ोटो दिखाई और कहा कि ये मेरे पति हैं, इनके बारे में पता कीजिए प्लीज़। टीम ने फ़ोटो को देखा और कहा कि डोंट वरी मैडम, हम आपके पति को तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। आप शांति रखिए, वह ज़रूर मिलेंगे। आखिर भूखी कब तक रहेंगी? अभय से मिलना है तो जिंदगी तो रहना ही पड़ेगा और जिंदा रहना तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही। उसने भी कुछ चावल अपने हाथ में मांग लिए क्योंकि वहाँ कोई बर्तन उपलब्ध नहीं था और सभी हाथ पर ही खा रहे थे। मन महसूस कर खाया। कुछ दिन लगे उसे संभलने में। बचाव केंद्र द्वारा और लोगों को शिविर में लाया जा रहा था और वहाँ भी उनकी टीम में भी शामिल हो गई। वह घायल लोगों की मदद करती, खाना खिलाती, उनको सांत्वना देती। वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने प्रियजनों से बिछड़ गए थे और अकेले पड़ गए थे। यह अत्यंत पीड़ादायक था। सरकार ने निरंतर सहायता की मांग की जा रही थी। अब प्रभावित क्षेत्र वाले लोग भी अपने सामर्थ्य अनुसार अपना योगदान दे रहे थे। पानी में गाय, भैंस, बकरियां और मात्र लोगों के शव में टहनियाँ तैर रहे थे। चारों तरफ टूटे पेड़ व खंडहर नजर आ रहे थे। यह दृश्य आदर्शनीय था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बचाव टीम से प्रार्थना की कि वह जिस शहर की है
वहां जाने की इच्छुक है। वह टीम के सदस्य ने बताया कि स्ट्रीट लाइट के जरिए सिटी के अवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जिस शहर की आप हैं वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। डैम टूटने के कारण सारा प्रदेश समतल हो गया है। वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और पानी अभी भी वहां बह रहा है। अब वहां नहीं जा सकती। प्रियंका को और ज़्यादा अवसाद या पीड़ा से घेर दिया गया। खैर, जैसे तैसे उसने अभय के मिलने की आस में अपने आप को संभाल लिया। वह बचाव टीम के साथ काम करती हुई अन्य शहरों में भी जाती। वहाँ भी हर चेहरे पर अपने हमसफर, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी अभय को ही तलाशती। उसे अपने अन्य किसी रिश्तेदार को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। एक दिन वो टीम के साथ कुछ सामान लेने के किसी अन्य त्रिशदी के प्रभावित शहर गई थी। वहाँ उसने वहाँ के लोगों के हाथों में मोबाइल देखा। यहाँ इंटरनेट सेवा, रेडियो सेवा सब कुछ पहले की तरह ही संचालित था। उसने कर्मियों को अपने लॉकेट खोल कर दिखाया और गिड़गिड़ाते हुए स्वर में बोली, यह मेरे पति हैं, बाढ़ में खो गए हैं, इनको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज़। उन्होंने हमारे मोबाइल में वो फ़ोटो ली और इंटरनेट पे वायरल कर दी। डोंट वरी मैडम, आपके पति अगर जिंदा हुए तो जल्दी ही मिल जाएंगे। इस बात से उनके सीने पर भाले सा प्रहार किया। वो लगभग चीखते हुए रुदनग्रस्त स्वर में बोली, मेरा अभय जिंदा है, मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का। टीम के सदस्य अवसाद ग्रसित प्रियंका को खींचते हुए बाहर लेकर गाड़ी में बैठा जाते हैं। चलिए मैडम, हम चलना है। अब आपके पति जल्दी ही मिल जाएंगे। भगवान पर विश्वास रखिए और आपका अपना हौसला बरकरार रखिए। समय गुजर रहा है। पीड़ित लोगों ने अपने अपने जीवन में समझौता कर लिया है। सरकार द्वारा दी गई ग्रांट की राशि की मदद से असहाय महिलाओं को कुछ सामुदायिक बनाकर उन्हें रोजगार दिया गया। अभय का कुछ भी पता ना चला। प्रियंका भी एक हीलिंग स्टेशन पर बेकरी वाले एक महिला समुदाय में शामिल हो गई और वहीं रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह यहाँ पर डबल रोटी बनाती, केक बनाती, असहाय लोगों की सहायता करती। हर व्यक्ति उससे भी उसकी भेंट होती। सबसे अभय के बारे में पता लगाने की कोशिश करती। अभय को ढूंढने की यथासंभव कोशिश करती रही। उसके अटूट प्रेम और विश्वास को यकीन था कि उसका अभय अभी जिंदा है। उसने अपना सारा जीवन जो उसी के नाम रख दिया था, वह उसका अंतिम सांस का इंतजार करेगी। यही अब उसका लक्ष्य बन चुका था। अभय के एकमात्र फोटो जो उसके लॉकेट में थी, उसे ही देख देख कर वह यह इंतजार रूपी कठिन तपस्या करती रही। वह जानती थी कि एक ना एक दिन उसे उसकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल, फिर सालों गुजर गए। इन दरमियानी उसके संपर्क में आए लोग दूर शहर से आए पर्यटकों या जिस भी प्राणी से उसकी भेंट हुई, उसमें से ऐसा कोई नहीं था जिससे कि उससे अभय की चर्चा ना की हो। पर किसी से भी उसे कोई संतुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई। सभी उसकी दुख भरी दास्तां सुनते, उसे सांत्वना देते, दिलासा देते, देकर चले जाते। क्या वह अभय का इंतजार करके ठीक करी है? क्या उसने गलत राह चुनी है? क्या उसे अभय को भुलाना जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी? क्या उसकी तपस्या उसको सही दिशा में ले जा रही है? जी हाँ, तपस्या तो वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक देती है। आखिर 20 वर्ष बाद उसकी तपस्या ने अपना रंग दिखाया। अचानक एक दिन जब दुकान बंद करने का टाइम हो रहा था, तभी लड़कों के एक झुंड में उसकी दुकान का प्रवेश किया। यह एक स्कूल के विद्यार्थी का झुंड लग रहा था। उस ग्रुप में 17-18 वर्ष का एक लड़का था जो रंग रूप में, नैन नक्श में, चाल ढाल में अभय का प्रतिरूप लग रहा था। प्रियंका ने उस लड़के को देखा और उसी तरह बस एकटक देखते ही रह गई, जैसे सदियों से तृप्त नेत्रों की प्यास बुझ रही हो। आंटी, बटर केक मिलेगा क्या? एक लड़के के पूछने पर उसकी
तंदा भंग हुई। वह वर्तमान में आई। वैसे तो वो केक नहीं था उसके पास जो उसको चाहिए था, फिर भी उसने कहा कि हाँ बैठो बेटा, जरूर मिलेगा, बैठो इधर चेयर पर बैठो। बातों बातों में उसने उस लड़के से भी बात की जो अभय जैसा दिख रहा था। उसकी आवाज़ भी उसी मंत्र मुग्ध कर रही थी। उन सभी को भी प्रियंका के प्रति आत्मीयता का भाव महसूस हुआ, क्योंकि वह उनसे बहुत ही ममतामयी और मिलनसार तरीके से पेश आई, या यूं कहिए लोगों की सहायता करते करते वहाँ ऐसे व्यवहार की आदी हो चुकी थी। प्रियंका ने उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहा। अपनी वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि वह विद्यालय की तरफ से अपने अध्यापक के साथ भ्रमण के लिए इसी हिल स्टेशन पर आए हुए हैं और अभी 2 दिन और रुकेंगे उधर। वह उनके बारे में, विशेष करके उन लड़कों के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छुक थी, पर वो जल्दी में थे, विद्यार्थी थे, एक रात बहुत हो चुकी थी। अगर अनुशासन के विरुद्ध जाते तो अध्यापक द्वारा सजा दी जाती थी। प्रियंका ने ज़्यादा ही जोर देते हुए कहा कि कम मुझसे ज़रूर मिलना, और बटर केक नहीं है, स्पंज केक पैक किया है, नहीं तो जाकर बोलो आंटी ने धोखा दिया। वो मुस्कुरा दिए। उसने सत्कार से तो वे कोई भी केक खा लेते हैं। प्रियंका ने केक के पैसे भी नहीं लिए। बोलिए इकट्ठा ही दे देना, बाद में भी वो आऊंगे। वह उनके दोबारा दुकान पर आने के लिए मौका दे रहे थे ताकि उसे अभय जैसे दिखने वाले लड़कों से संबंधित सारी बातें जान पाई। उन्होंने कहा आंटी आएंगे और चले गए। वर्षों बाद वह आज उत्साह से भर गई। उनका मन नाच रहा था, झूम रहा था। किसी अनजान के खुशी के मिलने का इंतजार में उसे सारी रात नींद न आए। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं वह लड़का अभय से संबंधित जरूर है, या फिर भगवान का करिश्मा। अगले दिन वो सब कुछ पूछ लेगी। उसको उसके आज तक के सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। उत्सुकतावश अगले दिन सुबह जल्दी ही दुकान खोल ली थी प्रियंका, पर वो नहीं आए। दुकान में पर्यटकों की भीड़ रोज की तरह ही लग रही थी। सारा दिन काम करते करते भी उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी रही। कहीं घूमने में व्यस्त हो गए होंगे, उसने सोचा। अपने मन में तसल्ली दी। शाम को उनके इंतजार के कारण दुकान भी देर से बंद की और यह सोचकर सोई कि लड़के 2 दिन हैं यहाँ, जरूर कल आ जाएंगे। अगले दिन का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन वह दुकान पर गई, अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गई। आखिरकार दोपहर में वह लड़कों का ग्रुप आया। वो टेबल के साथ चली लगली चेयर्स पर बैठ गई। कुतूहलवश प्रियंका उनकी भाग भाग कर सेवा पर लगी है। उसने उस तरह घुल मिल गई कि उनको भी वह अपनी सी प्रतीत हुई। उसने मौका देखकर अभय जैसे दिखने वाले लड़के से वार्तालाप शुरू की। उस लड़के की बातों से पता चला कि उनका नाम गणेश है। उसने अपने गांव का नाम बताया कि वह दोनों समाज सेवी हैं। उसने कहा कि मेरे पिताजी ने अपने ज्ञान से हमारे गांव को रोशन कर दिया है, कई संस्थाएं भी चलाई हैं। उसने मौका देखकर अभय जैसी दिखाई वाले लड़के से वार्तालाप शुरू की। उस लड़के के बातों से पता चला कि उसका नाम गणेश है। मैं उसे बहुत लुभा रही थी। खैर आखिरकार एक निश्चित समय पर वह गणेश के साथ उसके घर पहुंच गई। छोटा सा, पर गांव के दूसरे घरों के मुकाबले पक्का था। अंदर गई। घर पर उस समय कोई नहीं था। घर में सामान ज़्यादा नहीं था, पर सब कुछ सुसज्जित, सुव्यवस्थित व तरतीब से लगाया गया था। घर की औरतें अनुशासनशील प्रतीत होती हैं। गणेश को भी अच्छे संस्कार दिए थे। उसने आंटी आप पानी पीजिए। गणेश पानी के लिए खड़ा था। प्रियंका ने पानी पिलाया। गणेश अंदर चला गया। अचानक प्रियंका ने दीवार पर एक तस्वीर देखी। उसने अभय, एक औरत में गणेश था। वह देखते ही उसकी संपूर्ण परिवार में बिजी सी
कौंध गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर एक ज्वाला में परिवर्तन हो गया। उसने ये तस्वीर तोड़ते को हुई। अचानक गणेश बाहर आया। उसने उसे उल्लू से छिपाई। आंटी, मैं पड़ोस वाली दीदी से पूछ ली आती हूँ मम्मी पापा के बारे में कि कहाँ गए हैं। वैसे उनका किसी न किसी काम से बाहर जाना लगा रहता। ठीक है, प्रियंका ने कहा और वहाँ बैठ गई। वो ऐसे ही कमरे को देख रही थी कि उसका ध्यान कोने में रखी एक तस्वीर की ओर गया। उसने उठकर किताब हाथ में पकड़ी थी और तभी गणेश बाहर ही आ गया। उसने कहा, आंटी वे 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तब तक रेस्ट कर लो। आपको चाहिए तो बता दीजिए। प्रियंका बोली, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना, मैं बना दूंगी। उन्होंने ठहाका लगाया, अरे आंटी जी, बुक ये तो पापा की है, हिंदी में हमको पढ़ने नहीं आती है। आप तो पढ़ सकते हो, उसे पढ़ लीजिए। आप इसमें टाइम पास से सही तरीका से हो जाएगा। क्या तुम्हारे पापा ने तुमको हिंदी नहीं सिखाई? हमारे गांव में कोई भी हिंदी नहीं जानता है। सफ़र में थका होने के कारण वह कमरे से बाहर और सारे में पड़े तख्ते पर लेट गया। प्रियंका ने लाल रंग की मोटी जिद वाली उस किताब को उठाया और अपनी जगह आकर बैठ गई। उसने मुख्य पृष्ठ को खोला। उस पर हाथ द्वारा बनाया था उसका नाम लिखी थी। भाषा हिंदी थी, इसलिए छुपा कर नहीं रखी होगी ताकि कोई चाह कर भी ना पढ़े। उसके किताब पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। प्रियंका ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय प्रियंका, यह हमारी शादी की पहली सालगिरह का दिन था। मैं काम निपटा कर ही घर से निकलने पड़ा। उन्होंने एक सरप्राइज प्लान बना दिया था मैंने, पर यह क्या किस्मत की मंजूरी थी। कुदरत ने ऐसे लिए मेरे सरप्राइज प्लान रखा है। जैसे ही मैं उसको वह सरकारी कहकर बुला रहे हैं, मेरे माथे और पैरों पे लपेट लगा रहा था। मेरे तन पर भी नाम मात्र के ही कपड़े थे। मेरे होश में आने के कारण उसके चेहरे पर खुशी का भाव। अचानक मैं उठ बैठ और प्रियंका प्रियंका चिल्लाने लगी। वह मेरे कुछ भी ऐसी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने उठाने की कोशिश की, पर ये क्या, मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पैर और मेरे हाथ निश्चल हो चुके थे। मैं रोने लगा। उन्होंने मुझसे करुणामय दृष्टि से देखा और सांत्वनापूर्ण बाहों से पुनः लेटा दिए। वह लड़की मेरे माथे पर फिर से लेप लगाने लगी। मुझे राहत महसूस हुई। यह लोग अनपढ़ और गरीब थे, शहरीकरण में आधुनिकता के पास दूर दूर तक के थे। मुझे बाद में पता चला कि मुझे 2 महीने बाद ही होश आया था। 1.5 वर्ष तक मैं ऐसे ही निस्सहाय हालत में पड़ा था। कई बार सोचा कि ऐसी जिंदगी में तो मर जाऊं, पर मुझे विश्वास था कि मेरी प्रियंका मेरा इंतजार कर रही होगी। घर पर मेरे सरप्राइज का इंतजार कर रही होगी। वह मुझे कायर समझेगी और मैं अपने ठीक होने का इंतजार करने लगा। उस लड़की ने मेरी बहुत सेवा की। ऐसा लगा कि भगवान ने उसे सिर्फ मेरी सेवा के लिए पैदा किया हो। वह मुझे सहनशील, धैर्यवान और ऊर्जा के प्रति हुई। मैंने अपने लिए उनका नामकरण गीता कर दिया। गीता को 1.5 बरस की तपस्या और सेवा की लगन की वजह से अब मैं धीरे धीरे चलने लगा था। मेरे हाथ में भी चलने लगे थे। इतने लंबे समय के उन संपर्क में रहने के कारण मैं उनकी भाषा समझने लगा था, पर अभी सही तरीके से ठीक न हुआ है। उसमें अभी समय था। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने गीता को कहा कि मैं प्रियंका के पास जा रहा हूँ। 2 साल में मैंने उसके सामने तुम्हारे ना जाने की कितने किस्से सुनाए होंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक माथ जोड़ी अपने कपड़े को उतार कर मुझ पर ठग दिया, पर फिर भी मुझे
कोई असर ना हुआ मेरे शरीर को गर्माहट देने के लिए। वह मुझे से सट कर लेट गई। जैसे हम दोनों सोते थे तभी ना जाने मुझ पर कैसा आवेश सवार हुआ। खुमारी के आवेग में गीता को प्रियंका समझ बैठा और उसके साथ मुझे अपनी इस बात का उस वक्त कुछ भी अंदेशा नहीं था। इस घटना से मैं अनभिन्न था। मुझे जैसे ही आंखें खुली तो गीता रो रही थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बुखार ठीक होने के बाद मैं शहर की ओर चला तुम्हें अपनी प्रियंका को ढूंढने। मुद्दा बात शहर के वातावरण के आवागमन में हुआ। मेरी वेशभूषा पर सब हंस रहे थे। मैंने वहाँ कुछ मजदूरी का काम किया और अपने लिए आधुनिक कपड़े खरीदे। अपने शहर के बारे में जानकारी मिली तो पता चला वहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं सहम गया। मैं एक प्रेस में गया और तुम्हारी खूबसूरती का इम्तिहान छपाने की बात कही। उसने कहा फ़ोटो दे दीजिए सर, पर यहाँ क्या मेरे पास तो एक भी फ़ोटो नहीं थी तुम्हारी। उसने कहा कि फ़ोटो के बिना तो बात नहीं बनेगी, और वो भी 2 साल पहले की। प्रियंका तुम्हें तो पता है मुझे तो चित्रकला भी नहीं आती कि तुम्हारे चित्र बना देता और कॉपी करा कर जगह जगह लगा देता। एक आर्टिस्ट ने से मिला, उसने तुम्हारा चित्र बनवाया, पर वह मुझसे मिलना जुलता नहीं था। इम्तिहान दिया, इंटरनेट पर भी ढूंढा, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। यहाँ वहाँ मरा मरा प्रियंका प्रियंका करते हुए भटकता रहा। लोगों की तुम्हारी जिंदा रहने के बारे में गलत धारणा सुनते सुनते अपना जीवन नष्ट करने की बात सोची। फिर सोचा कि भगवान ने मुझे क्यों बचाया जब मेरी प्रियंका ही नहीं रही। मुझे वो जगह याद आई जहाँ मेरी आंखें खुली थी। मुझे लगा उस स्थान पे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भगवान ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही मुझे उस स्थान पे भेज दिया। अचानक मुझे गीता की याद आई, उसने सेवा की याद आई। उसने प्यार से मुझे इतने निर्दयी बना दिया कि गीता की तपस्या देख ही ना पाया। उसके पास जाने का मन बनाया। कई महीनों बाद मैं इसी गांव में वापस आया। गीता से मिला। देखा गीता के हाथों में एक बच्चा था। उसने आंखों से आंसू भरकर उसको मेरे पैरों पर रख दिया और बोली कि यह आपका बच्चा है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सोचने लगे कि तुम्हारी उसी भूल की वो बदौलत से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अब है मैंने उनके साथ मजदूरी में विवाह किया, पर आज तक में अपना पाया उसको। मेरे दिल भी अभी भी तुम्हारे लिए प्रेम है। वह ये बात बखूब जानते हैं, पर उसे कोई शिकायत नहीं है मुझसे। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान करता। शायद उसने जो मेरे लिए किया वो कोई और ना कर पाएगा, पर उसको तुम्हारी जगह नहीं मिल हार कर मैंने यही रहने का फैसला किया और यहाँ अपने ज्ञान को बांटकर यहाँ के लोगों की निर्धनता या आत्म साक्षात्कार दूर करने को अपना लक्ष्य बनाकर जीवन यापन करने का संकल्प किया। अब इतना समय हो गया है प्रियंका की मैं तो दूसरे शक्ल भी नहीं भूल गया। प्रियंका तुम मेरी आंखों में ओझल हो गई थी, और पर तुम मेरी रोम रोम, मेरी रूह, मेरी आत्मा में समाई थी। काश तुम देख पाती प्रियंका कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। जानती हो प्रियंका किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गणेश की आवाज़ से उसकी तिलना टूटी। गणेश बाहर से उसे आवाज़ लगाया कि आंटी मेरी मम्मी पापा आ गए हैं, गली के छोर पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने रोक कर रखा उनको, कहकर उसी दिशा की ओर चला गया था। प्रियंका भी अपने प्रियजन को देखने में आतुर हुई थी। मत वाली हथनी की भांति कूद कर बाहर गली से निकल जाती। प्रियंका बाहर आई। उसने गांव में एकदम से अभय के सामने जाना ठीक न समझा और वहीं एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दूर से ही अपनी प्रियतमा का दीदार करने लगी। उसने अभय को देखा और वहाँ बस इसी तरह देखती रही जैसे कोई बिछड़ू आत्मा गुरु की दीदार पाने को देखती है, जैसे कैदी वर्षों बाद टूटने पर अपने घर को देखता है, जैसे कोई दिनों का भूख खाना को देखता है। इसी तरह सावधान मुद्रा में खड़ी हुई अपने नेत्रों को आनंद
करती रही प्रियंका। हाँ, अब उनका अभय देखने में वैसा ही था। सर के आगे के बाल थोड़े उड़ गए थे और कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे। चेहरे पर पौड़ता आ गई थी। अब उनका नटखट अभय सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति का प्राणी लग रहा था। तभी उनकी नज़र पास खड़ी औरत पर गई। वह औरत थी जिसको उसे अंदर अभय के साथ तस्वीर देखा था। सांवली थी, पर उसका चेहरा किसी दिव्य क्रांति से प्रकाशम था। चेहरे पे साकारंगता बह रही थी। छलता है उसके मुंह पर लेस माधवी से अंश नहीं दिख रहा था। पता नहीं कौन सी भाषा में वो दोनों गांव वालों को कुछ समझ रहे थे। और गणेश भी वहीं जाकर खड़ा हो गया। प्रियंका ने कुछ सोचा और कुछ देर ऐसे ही विचार मगन अवस्था में खड़ी रही। नहीं, ये अभय के जीवन की दूसरी सदी बनकर नहीं जा सकती। प्रियंका ने सोचा, अभय का जीवन गीता का दिया हुआ और वह उसकी तस्वीर का फल है। मैं उसे उसकी तपस्या का फल नहीं छीन सकती और अपने प्रेम के स्वार्थ में गीता और गणेश की ज़िंदगी नहीं तबाह कर सकती। वैसे भी अभय ने अंदर मेरे लेट आने की कोई कामना शेष नहीं है। वह लोगों का मार्गदर्शन करके अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर रहे थे। मैं उनके समुद्र रूपी जीवन में वो चंचल लहर बनकर दाखिल नहीं हुई जो उनके परिवार को तबाह कर सकती है। तुम मेरे लिए बने ही नहीं है। अभय, प्रियंका ने ठंडी राह भाभी री, तुम गीता हो उसकी तपस्या का फल और मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। हाथों में पकड़ी गीता को देखती जैसे वह अभय को देखने की उत्सुकता में साथ में ही बाहर ले आई थी। कम से कम इतना तो हक ही है कि 20 वर्षों का इंतजार का और यहाँ किताब तुमने मेरे लिए ही लिखी है। किसी और को इस किताब के मर्म की समझ कहाँ। मेरे जो सवाल थे उनका मुझे सवाल किया गया। कम से कम कि तुम दूसरे के तुम्हें वजूद का स्थान और तसल्ली तो है। अब मैं जितनी बार तुमसे इस किताब का मेरा नाम लिया है उसको पढ़कर मेरे जीवन का एक एक दिन गुजर गया। यह ही नहीं, अब ऐसे नहीं मिलेगी। उसने निर्णय लिया। कुछ देर से निहारती है अपने प्रियतमा को, फिर जल्दी से अंदर जाती और अपनी तपस्या के फल पर वहाँ पड़ी अभय की तस्वीर जिसे वह तोड़ना चाहती है वो अपनी थैले में डालती है। अनप नहीं कौन से पंखे में लगा रखा था उसको कि वह तेजी से गड़ी के रास्ते ही दे दे ताकि उसे जल्दी से मुख्य मार्ग का भी गंतव्य के लिए साधना मिल सके। इधर गणेश, अभय और गीता को किसी भाषा में प्रियंका बस में सवार हो चुकी थी। अभय की आंखें भर आई थी। वह वहीं सड़क पर खड़े होकर प्रियंका की तरफ हाथ हिला लेना प्रियंका ने रह गया। उसने बस गेट पर ही अपने अभय को हाथ दिया। दोनों की आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे। प्रियंका के ऐसे चले जाने के का अभय समझ रहा था कि क्योंकि उन दोनों के बीच में गीता की तपस्या भी शामिल थी। वापस लौटते समय अभय को आज सुकून मिला था क्योंकि उसकी प्रियंका आज भी जिंदा है। उसका मन बार बार हुआ कि वो प्रियंका के पास वापस लौटे, लेकिन एक तरफ गीता और गणेश थे और दूसरी तरफ प्रियंका। इसलिए वहाँ से चले जाना है। गीता और अभय का घर ना बिखरे। आज अभय और प्रियंका दोनों अलग होकर भी खुश थे क्योंकि उनके जीवन साथी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और कहानी शुरू से लास्ट तक रहने के लिए कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 554 में बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।